हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे क्लास 10 मैथ्स का सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो हम लोग की एक लंबी जर्नी होगा, मैथ्स का एक कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने मित्रों में शेयर कर देंगे। तो आज मैथ्स में पहला चैप्टर है, क्या है, वास्तविक संख्या। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर, क्या है, वास्तविक संख्या। इसके बारे में देखेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखो, संख्या जो मेनली होगा वो मेनली दो प्रकार की संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक। दूसरा क्या होगा, अवास्तविक। ठीक है, धीरे धीरे समझाएंगे कि वास्तविक क्या होगा, अवास्तविक संख्या क्या होगा। फर्दर वास्तविक संख्या को आगे जाके फिर दो जगह डिवाइड कर दिया गया है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा आपका परिमेय संख्या और दूसरा होगा क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पुनः परिमेय संख्या को और आगे जाके डिवाइड कर दिया गया है। परिमेय संख्या को एक भिन्न दूसरा पूर्णांक के आधार पर बांटा गया। ठीक है, फर्दर पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, तीसरा क्या होगा, ऋणात्मक, निगेटिव, है ना। तीन प्रकार के पूर्णांक हो गए, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक को फर्दर बांटा गया है दो संख्या में। एक पूर्ण संख्या और दूसरा प्राकृतिक संख्या। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। एक सम संख्या, दूसरा हो जाएगा आपका विषम संख्या, और एक को हम ले सकते हैं अभाज्य संख्या। वैसे भाज्य अभाज्य दो होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को दो आधार पे, एक तो सम विषम के आधार पर और दूसरा भाज्य अभाज्य के आधार पे बांटा गया है ना। तो इतने प्रकार की संख्या को फर्दर डिवाइड किया गया इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक संख्या दो प्रकार का, वास्तविक और अवास्तविक। फिर वास्तविक को पुनः परिमेय और अपरिमेय में बांटा गया। फिर परिमेय संख्या को भिन्न में और पूर्णांक का रूप दिया गया। फिर पूर्णांक प्रायः तीन प्रकार के होंगे, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक दो प्रकार के, एक पूर्ण संख्या, दूसरा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या को तीन भागों में बांटा गया है, वैसे दो भाग होगा, सम संख्या, विषम, लेकिन तीसरा इसमें दे दिया अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट कर लेना। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप लोग नोट कर लिया करोगे, ताकि आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगे। पूरे डिटेल्स में समझाया जाएगा। चलो देखते हैं कि संख्या में वास्तविक संख्या, अवास्तविक किसे कहेंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। देख सकते हो, पहले हम बात करेंगे अवास्तविक संख्या की। देखो, सारी संख्या जिसके बारे में हमने आज तक देखा है, समझा है,
सुना है वो सारे के सारे वास्तविक में। अब बात करोगे 1/2 वास्तविक संख्या, 2 ये भी वास्तविक, -2 ये भी वास्तविक में आएगा, 0 ये भी वास्तविक में आएगा, 1.2 ये भी वास्तविक में आएगा, सारी की सारी संख्या, -3/2 ये भी वास्तविक संख्या में आएगा। यहाँ तक कि √4 जिसको हम बाहर करने पर 2 लाते हैं, √5 ये सारे, पाई ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार का वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन अवास्तविक संख्या की बात करेंगे, वह संख्या जो रूट के अंदर में जिस निगेटिव होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ये होता है अवास्तविक। अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो वो ऐसे होगा, -1 गुने -2 को लिखना है -1 गुने 2, ठीक है। -1 i² के बराबर होता है, ठीक है। i² आयोटा, यहाँ i स्टैंड्स फॉर आयोटा, तो i² का फॉर्मूला, i² जो होगा वो -1 के बराबर होगा, और इंटू 2 i इमेजिनरी जिसको हम अवास्तविक कहते हैं। यहाँ से √2 i² का क्या होगा, बाहर में i आ जाएगा, तो √2 की वैल्यू क्या आई है, √2 इंटू आई, इसीलिए कहते हैं ये अवास्तविक संख्या। तो याद रखिएगा जो संख्या रूट के अंदर में ऋणात्मक हो वो क्या होगा, अवास्तविक। इसके अलावा सारे की सारी संख्या क्या होंगे, वास्तविक। तीन प्रकार का पूर्णांक, माइनस अनंत से लेकर डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक गया हुआ, ठीक है। ये माइनस में जितनी भी संख्या दिख रही है क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ये प्लस में जो दिख रही है वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। ये अलग प्रकार का पूर्णांक है जिसका नाम क्या है, शून्य पूर्णांक, ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक में जो सम संख्या है उसका क्या समुच्चय होगा। अच्छा, पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, इसका जो एक समुच्चय रूप हो, व्यापक रूप, मतलब आई को से हम डिनोट कर सकते हैं। सम संख्या, इवन नंबर, इसका जो समुच्चय होगा इवन नंबर का वो क्या होगा, ई, ठीक है। ई जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या यूं कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो क्या होगा, सम संख्या। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट यहाँ तक ले जाना ले जा सकते हो, अनंत, ठीक है। 0 सम संख्या नहीं है, बल्कि वो सम संख्या 2 से शुरू होगा। हाँ, 0 किसी संख्या के इकाई अंक पे लग गया वो सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, अनंत होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अच्छा, इसको देखेंगे कि सम संख्या का रूप क्या होगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे सम संख्या का क्या रूप होगा, तो अगर सम संख्या को हम x के रूप में लिखते हैं तो उसमें 2 का गुना, या n के रूप में लिखते हैं तो उसमें 2 का गुना होगा। जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, n का मान रखे जाएंगे। n का मान 1 रखने पे 2 इकाई 2 बन जाएगा, ठीक है। n का मान 2 रखेंगे 4 बन जाएगा, 3 रखेंगे 6 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इस तरह से सम संख्या तैयार होगा। तो सम संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा, 2n। याद रखिएगा, सम संख्या का रूप क्या होता है, 2n, ठीक है। चलो देखते हैं विषम संख्या क्या होगा।
विषम संख्या क्या होगा? ऑड नंबर। इसके समुच्चय को O से डिनोट करेंगे। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लास्ट क्या है? अनंत। देखो इसमें क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? आपका 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका रूप क्या होगा विषम संख्या का। विषम संख्या का जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो क्या होगा? अगर कोई n पूर्णांक है, कह सकते हैं एक प्राकृतिक संख्या है, तो 2n क्या होगा? एक सम संख्या का रूप, और उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते हुए जाएंगे तो हो जाएगा 2n + 1। ठीक है, विषम संख्या का रूप क्या होगा? 2n + 1, जहां n का मान 0 से शुरू करना है, 0 1 2 बढ़ते बढ़ते जहां तक ले जाना ले जा सकते हो, 3 4। ठीक है, अगर n 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 0 रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। n का मान 1 रखने पर 2 1 2 1 3 बन जाएगा। n का मान 2 रखने पर 2 दूना 4 1 5 बन जाएगा। 3 रखने पर 6 1 7 बन जाएगा। इस तरह से विषम संख्या तैयार होगा, है ना। तो विषम संख्या का रूप क्या होगा? 2n + 1। एक और रूप हो जाएगा 2n - 1, जहां n का मान हमें स्टार्ट करना है कहाँ से? 1 से, 2 3 4 ऐसे। 2n - 1 होगा कब? जब n का मान 1 से शुरू हो, मतलब n कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या हो। 2n + 1 कब होगा? जब n कोई पूर्ण संख्या हो। ठीक है, n पूर्ण संख्या होने पर विषम संख्या का रूप 2n + 1, n प्राकृतिक संख्या होने पर विषम संख्या का रूप क्या होगा? 2n - 1। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों रूप होते हैं, 2n - 1 भी होगा, 2n + 1 होगा। देखो n का मान 1 रखेंगे इस वाले में, तो n 2 1 2 -1 1 बनेगा। n का मान 2 रखेंगे, 2 दूना 4 में 1 जाने पर 3 बचेगा। n का मान 3 रखने पर 6 में 1 जाने पर 5 बचेगा। मतलब एक विषम संख्या का सेट तैयार होगा, रूप तैयार होगा। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे यहाँ प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिसको नेचर ने दिया है, जो संख्या से हम किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की को मदद से हम गिन सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जाना जा सकते हो, अनंत तक। ठीक है, ठीक है, ये होगा नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, जिस सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो भी इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, जिसकी कोई परिभाषित हम कल्पना नहीं कर सकते। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, मतलब वो संख्या जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। तो क्या कभी भी 0 लगाकर गिनते हैं? नहीं ना, कोई वस्तु है ही नहीं तो क्या हमने बोला कि 0 है? नहीं, 0 का आविष्कार तो खैर बाद में हुआ है, पहले प्राकृतिक संख्या आया और उसमें जैसे ही 0 का आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक संख्या में ऑड नंबर में, नहीं कह सकते, होल नंबर में 0 लगा दिया गया है। ये प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया तो एक कंप्लीट संख्या का सेट तैयार हुआ। जैसे 0 का आविष्कार हुआ तो प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया गया तो पूर्ण संख्या बन गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ा तो अनंत होगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, इसको
इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आप लोग काफ़ी सुने होंगे कि वो संख्या जो p/q के रूप में होता है, मतलब जो अंश और हर के रूप में होगा, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। कि कहीं ना कहीं ये बात बहुत हद तक सही है और सही भी है। वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका कंडीशन ये होना चाहिए कि जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन ये कि q कभी भी जीरो नहीं होगा। p और q एक पूर्णांक होगा, है ना। पहली कंडीशन ये हुआ कि p और q एक पूर्णांक है, लेकिन q एक शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हुआ तो p/q का जो रूप होगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो p और q में, उसको हम कहेंगे p/q को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1/2 p/q के रूप में, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या। -1/2 ये भी परिमेय संख्या। 1/-2 ये भी परिमेय संख्या। -1/-2 ये भी परिमेय संख्या। सारे के सारे p/q के रूप में, कहीं ना कहीं p और q, सारे के सारे p और q किस में है, एक पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि 2/6, तो 2/6 किसी न किसी भिन्न का एक समतुल्य भिन्न है। इसमें कॉमन आ गया क्या, 2 × 1, 2 × 3। देखो कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, इसमें 2 उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसका समतुल्य भिन्न है, 1/3 का। तो 2/6 को हम परिमेय संख्या कहने से बेहतर होगा कि 1/3 को परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि कंडीशन कहता है कि p और q में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो पहला ये होता है कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जिसका कंडीशन ये है कि p और q एक पूर्णांक में q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरा, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल और भी लेते हैं, परिमेय संख्या कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। अभी हमने बोला कि जो संख्या p/q के रूप में है वो परिमेय संख्या होगा। तो क्या 1.2 परिमेय संख्या है, क्या ये p/q के रूप में है? नहीं ना, बिल्कुल है, क्योंकि पॉइंट हटाने पर क्या होगा, 10 आएगा नीचे में, 12/10, 12/10, इसमें कॉमन आ गया 6/5, p/q के रूप में आ गया परिमेय संख्या। तो 1.2 को हमने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया, ठीक है। चलो 1.22, क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा। 1.22 पॉइंट हटाने पर बट्टे में क्या आएगा, 100, 122/100, कहीं से कटेगा 6 बार में, 1 बार में, ये होगा 50 बार में। मतलब इसमें 2 कॉमन था ऊपर नीचे, इसलिए 61/50 क्या हो जाएगा, इसका परिमेय संख्या रूप ये होगा। p/q के रूप में ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 1.2 ये भी परिमेय संख्या, 1.22 ये भी परिमेय संख्या। देखते हैं आगे, 1.2 रीअक्रिंग अंक लग गया, डैश, ये क्या होता है, रीअक्रिंग डिजिट होता है, ठीक है। मतलब आवर्त अंक, रिपीट होने वाला अंक। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2222, अनंत बार 2 जाता रहेगा, ठीक है। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में दिखाएगा, p/q के रूप में? हमें तो ये डिसाइड है ही नहीं कि जाएगा कहाँ तक। तब ना इसका डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। सपोज ये 4 बढ़ गया, 4 बार 2 लिखा हमने, तो बट्टे में 1 1 2 3 4, अगर 4 बार 2 है तो 4 0, यहीं पर जितनी बार उतनी बार 2 लिख सकते हैं। अगर 5 बार है तो 5 0, 6 बार है तो 6 0, 7 बार है तो 7 0,
लेकिन यही तो हमें नहीं पता ना कि 2 कहाँ तक गया हुआ है, बल्कि इसका p/q रूप लिखा जा सकता है, उसका तरीका होता है वो बताऊंगा। इसका p/q रूप होगा वो ये होगा 12-1 बट्टे में क्या आएगा 9, मतलब 11/9 है ना। इसका p/q रूप क्या होगा 11/9 हो जाएगा। p/q रूप ये 11/9 वो बताया जाएगा कैसे होता है, ठीक है। मतलब ये समझ में आया कि जिस अंक पर आवर्त अंक लग गया, दशमलव के बाद जिस पे लग गया आवर्त अंक, रिपीट होने वाला अंक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या होगा एक प्रकार का परिमेय संख्या। वन 1.2 1 2 1 1 2 1 1 2 4 टाइम्स 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अंक यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 21 211 2 2 11 मतलब 2 पर 3 11 3 बार 1 है, 2 पर 4 बार 1 है, 2 पर 5 बार 1 है। इस तरह से कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति होने का मतलब ये होता है कि वो अंक किसी या तो एक अंक से रिपीट होगा, या तो 2 अंक से रिपीट होगा, या 3 अंक से, या 4 अंक से। इस तरह से वो पुनरावृत्ति होता रहता है ना। जैसे हम देखेंगे 1.23 2323, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.23 डैश, आवर्त अंक है, 2-3 आवर्त अंक हो गया, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो 2-3 से रिपीट होने वाला है, आवर्त अंक हुआ। 1.314 314 314, हम उसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.314 डैश, ठीक है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। अभी बताया है कि जिस पे आवर्त अंक लगा रहेगा उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसके लिखने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन जिस पे आवर्त अंक नहीं लगा हुआ है, ना तो वो रिपीट हो रहा है, यह 2 1 2 1 1 2 1 1, यहाँ 2 4 बार है, 2 5 बार, इस तरह से कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। एक समान बराबर दूरी, मतलब एक होता है ना कि बराबर अंक पर रिपीट होगा, तो उसको हम कहते हैं आवर्त अंक। ये एक भी अंक रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि वो आगे जाएगा, अपरिभाषित होगा, अनंत तक जाएगा। तो ये ऐसी संख्या क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको p/q के रूप में लिखा गया है 1.2 आवर्त अंक, कितना 11/9, ये p/q के रूप में होगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ से 2 डेफिनेशन आए परिमेय संख्या का, कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो समाप्त, देखो यहाँ एक भाग किया जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। भाग करने पर क्या होता है समाप्त हो जाएगा। अब 1.2 का दशमलव प्रसार क्या आया 6/5, हम भाग करेंगे 6 को 5 से डिवाइड देंगे, 5 का ही 5, 1 बचा 0.0, 5 से 2 बार में 10, शेष में 0 बचा। भाग करने पर दशमलव के बाद किसी बिंदु पर जाकर क्या हो गया समाप्त हो गया, इसलिए वो ये क्या है परिमेय संख्या। ये भी समाप्त हो गया परिमेय संख्या। इसे हम भाग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस, दूसरा विधि होगा, लेकिन इसको p/q के रूप में बदलने पे आएगा 11/9 आएगा। लेकिन इसको p/q के रूप में नहीं बदल सकते, तो कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार किसी बिंदु पर जाकर समाप्त हो गया या रिपीट होगा। रिपीट होने में भी देखो, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ भी समाप्त हो गया, तो ऐसी संख्या किसमें कहलाएगी परिमेय संख्या। देखो इसमें ना तो रिपीट हो रहा है, मतलब ना तो दोहराया जा रहा है, ना तो वो संख्या किसी बिंदु पर जाके समाप्त हुआ इस प्रकार, बल्कि उस पर डॉट डॉट लगा हुआ। इट मीन्स कि वो आगे और जाएगा। इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे संख्या क्या होगा अपरिमेय संख्या। हम लोग देख रहे थे परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। जिसका दशमलव प्रसार
वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार या तो समाप्त हो जाए, मतलब किसी बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाए, या तो पुनरावृत्ति हो जाए। दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, या तो किसी अंक पर जाकर भाग देने पर जिसका दशमलव प्रसार या तो समाप्त हो जाए या रिपीट हो, पुनरावृत्ति होता है रिपीट होना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब इसका ठीक उल्टा कर दो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो समाप्त होगा ना तो पुनरावृत्ति होगा। उल्टा कर दो, ना तो समाप्त ना तो पुनरावृत्ति, क्या कहलाएगा? अपरिमेय। इसका उल्टा अपरिमेय संख्या। अच्छा, जो संख्या परिमेय है वो तो होगा, जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या होगा? अपरिमेय। सॉरी, इसमें नहीं दिया हुआ, अपरिमेय होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए समझिए। जैसे पहला 3/2, इसका दशमलव प्रसार 1.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये संख्या किसी अंक पर जाकर समाप्त हो गया, तो ये संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, -3/4, यह आएगा माइनस, भाग देंगे 3 को 4 से, 0.04 से 27, 8 बार 2 0 4 पंचे 20, क्या यह भाग देने पे -0.75 किसी अंक पर जाके समाप्त हो गया। ये भी संख्या क्या होगा? परिमेय होगा। तीसरा, अब इसका दशमलव प्रसार 1/7। ठीक है, 1 से भाग देना है 7 में, देखते हैं भाग करने का क्या आएगा। 0.0, 7 इकाई 7, 3 बचेगा 0, 7 से चौका 28 बार में 2 बचेगा 0, 7 दूना 14, 6 बचेगा 0, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 0, 7 पंचे 35, 5 बचेगा 0, 7 सत्ते 49, 1 0, 7 इकाई 7। मतलब इस तरह से वो अंक रिपीट हो रहा है। क्या आ रहा है? 1/7 0.142857। इस तरह से 142857 ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 6 अंकों से रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। मैंने बताया ना कि जो संख्या रिपीट होगा मतलब पुनरावृत्ति हो जाएगा वो क्या होगा? परिमेय। जो समाप्त हो गया वो भी परिमेय, और जो रिपीट होगा वो भी परिमेय। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बिना भाग के हम लोग एक परिमेय दशमलव वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, जैसे 1.53 समाप्त हो गया, परिमेय। 5 में 1.53 डैश रिपीट हो रहा है। यहाँ से अंक 5 3 5 3 5 3 अनंत बार रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा, ये भी परिमेय। 6 में 1.532 केवल दशमलव के 2 अंकों के बाद केवल 2 अंक रिपीट होगा, 2 2 2 2 अनंत बार तक। ये भी क्या होगा? कोई भी अंक रिपीट हुआ वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या वो होता है या तो समाप्त हो जाए या तो पुनरावृत्ति हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 1.1010 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि ये 10 10 10 10 अनंत बार रिपीट होगा, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, 7 नहीं 8 होगा ना। 1.23456785 1 2 3 0 1 4 2 4। इस तरह से और भी अंक आगे बढ़ता जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ क्या है?
यहाँ क्या है कि दशमलव के बाद कोई भी अंक दोहराया नहीं जा रहा, रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि सारे के सारे आगे की ओर बढ़ रहा है, अनंत बार तक जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। पाई। पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, वो क्या होता है? परिमेय संख्या। पाई का जो एक बहुत नज़दीक का मान, लगभग मान जो लेते हैं 22/7, वो परिमेय होता है, लेकिन पाई एक्चुअल में, वास्तव में क्या होता है? अपरिमेय। यदि पाई का वास्तविक मान लिखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि अपरिमेय कैसे है। तो इसका वास्तविक मान लिख लेते हैं। वैसे मुझे भी याद नहीं है, पाई का मान 3.14। आगे का अंक के लिए हमने बुक देख लेते हैं, एक बार बुक देख लिया जाए आगे के अंक के लिए, शायद बुक में दिया हो। नहीं ले रहा कि दिया हुआ बुक में। तीन 3.14, ठीक है। एक 5 9 2 6, 1 4 1 5 9 2 6 डॉट डॉट। ये इसका जो एक्चुअल मान होता है वो ये होता है। देखेंगे कि इसके मान में कोई भी अंक दोहराया नहीं जा रहा, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 परिमेय इसलिए होता है, अगर हम 22 को भाग करेंगे 7 से, वैसे भाग किया गया 1/7 को भाग किया गया है, तो ये आया, तो 7/22, नहीं 22/7 है ना, हाँ सही है, तो कर सकते हैं। 22 को 7 से 3 बार में 7 × 21, 1.0, 7 × 7 3 0, 7 चौका 28 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 7 × 7। इस तरह से रिपीट होगा। क्या आएगा? 3 पाई का मान 3.142857। फिर से पुनः 1 4 2 8 5 7 आएगा। तो इसका जो वास्तविक मान है वो ये है, किसी अंक से जाकर 6 अंकों पर जाकर रिपीट हो रहा है, इसलिए 22/7 क्या होता है? परिमेय। अब पाई क्या होता है? पाई का जो एक्चुअल मान है वो रिपीट नहीं होगा, ना तो समाप्त होगा, इसलिए क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन फिर भी चूँकि एक कंट्राडिक्शन होता है, वो विरोधाभास होता है कि परिमेय अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, फिर भी पाई का मान 22/7 लिया जाता है। पाई अपरिमेय, 22/7 क्या होता है? परिमेय। लेकिन इसका जो निकटतम मान है, देखो इसका निकटतम मान देखो, 3.14 3.14, लगभग मान जो है वो बराबर है, बाकी आगे का जो मान है वो चेंज हो गया, बदलाव हो गया, इसलिए नज़दीक मान की वजह से पाई का शॉर्टकट मान लिया जाता है 22/7। लेकिन रियल में दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि पाई अपरिमेय, 22/7 परिमेय। हम लोग मतलब ऐसे लिख लेते हैं पाई इक्वल्स टू 22/7, कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये गलत है। ये इसलिए बराबर है क्योंकि इसका जो नज़दीक का मान है वो बराबर है, उसके लिए लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।